हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज हम लोग क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 12th में क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे और क्लास 11th में फिजिक्स की कौन सी ब्रांचेस आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, पहले उसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्योंकि जो नीट जेई जो हमारे पास है, ये एक्चुअल में क्या एक गेम है, क्या एक गेम है। तो इस गेम के अगर आपको रूल्स आएंगे तो आप अच्छा खेलोगे। तो आपको रूल्स सीखने हैं, एक प्रॉपर वे में चलना है यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में हम लोगों के पास जो सिलेबस रहता है जेई और नीट का, इसमें हम 6 ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे मैं लिखूंगा। नंबर 1, मैकेनिक्स। नंबर 2, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और नंबर 3 है हमारे पास वेव, ऑसिलेशन एंड वेव। ये जो 3 ब्रांचेस हैं ये आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई हैं। अब क्लास 12th में जो बाकी की जो 3 ब्रांचेस हैं उसमें से इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये आपके पास टोटल 6 ब्रांचेस हैं। यही पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका नीट और जेई का, ठीक है। तो यहां पे बच्चे ये जो 3 ब्रांचेस हैं, पहली वाली ये और ये आपने क्लास 11th में कवर की हुई हैं। अभी क्लास 12th में आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में यहां पे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स की ये वाली ब्रांच उठाने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आज क्या पढ़ोगे वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आगे जैसे ऑप्टिक्स आएगा, मॉडर्न फिजिक्स आएगा, उसको उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म। यहां पे बच्चों ये जो वर्ड आपको दिख रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या करना है? स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के बारे में पढ़ना बराबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है आपके पास? स्टडी ऑफ चार्ज। यहां पे आप लोगों ने सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना है। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी ऑफ चार्ज। अब इसमें से भी क्या है, इसकी सब ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर आप फर्दर क्लासिफाई करो तो हमारे पास इसकी ब्रांच आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और सेकंड जो इसकी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये 2 ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। वर्ड देखो यहां पे क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रो। आगे क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक्स। तो मतलब जब चार्ज आपका रुका हुआ हुआ, रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना। तो यहां पे हम लोग करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब आपका चार्ज रुका हुआ होगा तब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। जब आपका चार्ज मूव कर रहा है, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, when
व्हेन चार्ज इज मूविंग, जब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस टाइम पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब क्या होता है ना, मूव करने के भी कोई चीज चलती है ना, उसके चलने के भी दो तरीके हैं, या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, या तो उसके पास एक्सेलरेटेड मोशन है। दो तरह के मोशन होते हैं हमारे पास। एक टाइम पे क्या होगा, जब इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी हम लोगों ने, जब चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, बोले तो जब इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो, उस टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दो आगे ब्रांचेस हमने इसमें पढ़नी है, ठीक है। जब चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यहां पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैग्नेटिज्म जिसको आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हो, EMI, ये सारा इसी में आने वाला है। अब जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से साथ नहीं चल रहा है, जब चार्ज क्या है, एक्सेलरेटेड, जब चार्ज की एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्सेलरेटेड चार्ज है, उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। तो ये बच्चे, ये पूरा हमारे पास आ गया जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज। एक बार चार्ज को रुका के पढ़ो, फिर चार्ज को चलाओ, फिर चार्ज को भगाओ। जब चार्ज को रुका के पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज को चलाओगे कांस्टेंट वेलोसिटी से करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और जब चार्ज को आप एक्सेलरेट करोगे तब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें से भी आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूं चार्ज की, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज, उसका फील लाना है। डेफिनेशंस पे हम लोगों को नहीं जाना है, तो अभी हम लोग यहां पे देखेंगे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, और उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पे हम लोग इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको फील करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच electric and magnetic effects are produced। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, है ना। तो अगर यहां पे मैं बोल सकता हूं कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, मैटर होगा तो ही चार्ज होगा। तो यहां पे हम ये पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मास की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, मास होगा तो चार्ज होगा। अब यहां पे देखो, ध्यान दो, अब यहां पे हम समझेंगे कि चार्ज है क्या। देखें, अगर यहां पे मान लीजिए
यहां पे मैं क्या करता हूं, एक मास ऑफ प्रोटॉन लेता हूं और एक और यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन लेता हूं। 2 प्रोटॉन्स लिए मैंने और इनको मान लो किसी सेपरेशन r पे मैंने रख लिया यहां पे, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। देखिए ध्यान दे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किसके बराबर होगी, G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो रिलेशन हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे हमने ये देखा कि ये जो फोर्स है न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, अट्रैक्शन की, बट द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, बट द फोर्स इज रिपल्सिव इन। अब रिपल्सिव कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है भाई प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले के ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव में क्या रहती है, रिपल्शन। मगर न्यूटन के अकॉर्डिंग तो अट्रैक्शन होनी चाहिए, मगर यहां पे क्या हो रही है, रिपल्शन। इसका मतलब यह है कि मास तो है, मगर मास के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या हो रही है, रिपल्शन। उसी को हम बोलेंगे चार्ज, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, दे हैव एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। तो यहां पे मास के ऊपर ये डोमिनेट कर रहा है भाई। अगर खाली मास होता तो अट्रैक्शन होनी चाहिए, मगर यहां पे क्या हो रही है, रिपल्शन। तो इसका मतलब मास के अलावा इसके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज। तो ये होता है चार्ज। चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब यहां पे क्योंकि देखो चार्ज कि कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो यहां पे अब देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पे अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और एंड इट्स SI यूनिट, एंड इट्स SI यूनिट इज कूलम। और इसका SI यूनिट क्या है, कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चार्ज क्या बोला मैंने, स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको यहां पे चार्ज दिखता है तो हम लिखते हैं ना पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव में रिपल्शन, पॉजिटिव में रिपल्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव ये डायरेक्शंस नहीं है, ये नेचर ऑफ चार्ज है। ये क्या है इसका नेचर, ये डायरेक्शंस नहीं है, नॉट डायरेक्शन। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है हमें। ये क्या है, इसका नेचर है कि ये पॉजिटिव है या
नेगेटिव है हमारे पास। तो ये पहली प्रॉपर्टी आ गई, हम लोगों ने यहां देखा कि चार्ज स्केलर है और उसका एसआई यूनिट ये है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे यहां पे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, smallest unit of charge is an smallest unit of charge is an charge on electron। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी आपको कई बुक्स में क्वार्क्स भी दिखेंगे, ठीक है, जैसे ±e/3 ±2e/3, मगर इसको हम लोग नहीं मान रहे। अभी हम लोगों को किसको मान के चलना है? स्मॉलेस्ट यूनिट। जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वही स्मॉलेस्ट यूनिट। अब स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या है? जैसे मान लो, जैसे हमारी करेंसी है, मान लो हमारी जो सबसे जो छोटा है वो 1 रुपया है, तो 1 रुपये को क्या मानोगे आप? यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। मतलब 1 रुपये से कम नहीं होगा, जो भी होगा इसी का मल्टीपल होगा। तो वही चार्ज में है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इतना है। किसी के ऊपर चार्ज अगर मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर चार्ज कितना है, या 5e, इसको ये आपके बराबर है 6c, इस तरह से मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मतलब इसका मतलब क्या है कि चार्ज को क्या होगा, आप लोग ना इसको क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये आपके पास आ गया। मतलब चार्ज क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व। देखो इसको समझेंगे हम लोग कंजर्व कैसे होगा। देखो अगर मैं कोई बॉडी लेता हूं, कोई भी बॉडी लूंगा, मान लो ये आपके पास यहां पे कोई बॉडी है, ठीक है, इसका कुछ मास है m, इसका क्या कुछ मास। हमें पता है कि जो ये बॉडी है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इसका मास क्या होगा? कंजर्व, है ना। और ये बॉडी मान लो किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, है ना। सबसे पहला पॉइंट मैं यहां लिख सकता हूं कि मास इज कंजर्व्ड। मास क्या रहने वाला है? अगर मास कंजर्व है तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व। मैं लिख सकता हूं यहां पे नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व्ड। अगर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व हैं, हमें पता है कि जो एक एटम में क्या रहता है हमारे पास, अगर यहां मैं एक एटम लिखूं तो इसमें क्या रहता है हमारे पास? न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस में क्या रहता है हमारे पास? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व है, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंजर्व, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कंजर्व। तो इन शॉर्ट चार्ज इज कंजर्व। तो यहां हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंजर्व्ड। बोले तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कंजर्व। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है आपका? कंजर्व। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये आपके पास 3 यहां पे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पे
नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको देखेंगे हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है हमारे पास कि चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे अगर मान लो कुछ चार्ज है तो मैं बोल सकता हूं वो जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का। ठीक है, देखो इसको फील करते हैं। यहां पे हम बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है हमारे पास? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, ई जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है मान लो एक बॉडी है, उसके ऊपर आपके पास जो चार्ज है टोटल कितना है? क्यू उसका क्या आ गया? टोटल चार्ज। और आपने क्या लिखा? द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब इंटीजर, ये n लगाओगे और साथ में यहां स्मॉलेस्ट यूनिट e लगाओगे। ठीक है, तो बच्चे ये तो हो गया आपके पास टोटल चार्ज। और ये n क्या है? एनी इंटीजर जो हो सकता है +-0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये E क्या है आपके पास? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज हमेशा किसी बॉडी पे क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहां पे इसको थोड़ा सा और फील करते हैं हम लोग कि इसका काज क्या है, क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। देखो, अगर आपको दो बॉडीज को रब करते हो तो कभी आप ऐसा नहीं बोलते कि यह एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 1/2 चार्ज गया है या 3/2 गया है। आप बोल रहे हैं मान लो 3 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन गया, तो इंटीजर की बात फॉर्म में आप बात करोगे। जब रबिंग होती है तो चार्ज हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे चार्ज है आपके पास 5.1 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज इतना दिया हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। Is it possible और क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली ये चेक करेंगे। यहां पे हम लोग देखेंगे E हमें मालूम है कितना होता है और Q उसने दिया है। हम देखेंगे अगर n इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, अगर n फ्रैक्शन में आया तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q = NE। तो n आपके पास आ जाएगा Q/E के बराबर। और Q यहां पे कितना है हमारे पास? 5.1 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पे 10⁻⁻19 तो कैंसल आउट हो गया हमारे पास। और ये पॉइंट और पॉइंट भी काट सकते हो आप लोग।
तो यहां से आप लोग देखोगे, अगर इसको कट करके देखोगे 16 से अगर 51 को आप लोग करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, है ना। 16 1 जा 16, 16 2 जा 63 पॉइंट समथिंग आएगा यहां पे आपके पास, है ना। तो यहां पे ये क्या आ रहा है आपके पास फ्रैक्शन में, क्या आ रहा है। अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई इसकी, चार्ज की। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि चार्ज के बारे में पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि चार्ज है क्या और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, आराम से चलेंगे और एडवांस लेवल की एग्जांपल्स यहां पे करेंगे, ठीक है। बेसिक मेन क्या है आपका, सब्जेक्ट का फील आएगा तो आपको मजा आएगा, सब्जेक्ट को फील करना है आपने, ठीक है, और अपने ब्रेन को इवॉल्व करना है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी का क्या मतलब होता है कि मान लो अगर ये कोई आपके पास कोई एक सिस्टम है यहां पे, ठीक है, और इस सिस्टम में मान लीजिए आपको चार्जेस दिए हुए हैं, मान लो यहां -5 माइक्रोकूलम एक दिया हुआ है, यहां दिया है प्लस का 10 माइक्रोकूलम, और यहां दिया है माइनस का 2 माइक्रोकूलम, और यहां पे दिया है 10 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये चार्जेस दिए हैं आपके पास। तो एडिटिविटी का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होगा इज अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट्स इन ए सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी, ठीक है। तो बच्चे इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो ये बेसिक अलजेब्रा की तरह ऐड होगी, कोई वेक्टर्स के रूल्स नहीं लगेंगे यहां पे। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, इस सिस्टम पे टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, अलजेब्रिक सम लोगे आप सबका, -5 +12 +10 और -2, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया 22 में से 2 निकालोगे आपके पास रह जाएगा 20 में से 5 निकालोगे रह जाएगा 15। तो 15 माइक्रोकूलम ये इस सिस्टम पे चार्ज होगा। तो एडिटिविटी का ये मतलब है। तो यहां पे हम लोगों ने ये सीखा कि चार्ज क्या है और चार्ज की जो प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। एक और चीज यहां पे हम लोग देखेंगे कि चार्ज इज इनवेरिएंट, इसको हम नंबर देते हैं 5। चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको फील करेंगे हम लोग, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स, charge does not depends on frame of reference। जब हम लोग काइनेमैटिक्स स्टार्ट करते हैं तो काइनेमैटिक्स में हम सबसे पहले ये देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रीजन होता है, वो जोन होता है जहां से बैठ के आप लोग पैरामीटर्स, जो मोशंस के पैरामीटर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो। पूरी फिजिक्स ऑब्जर्वेशन पे है, सारी की सारी फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन। जहां से बैठ के आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीज क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज है वो आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। देखो इसको फील करेंगे हम लोग यहां पे। जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने रिलेशन दिया है हमारे पास m = m0 √1 - v²/c²। ये हमारे पास रिलेशन है। m क्या है, जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका मूविंग मास है,
और m नॉट क्या है यहां पे, रेस्ट मास, ये आपका रेस्ट मास है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, ठीक है। और c है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, ये आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हमने यहां पे लिख लिए। अब होता क्या है, हम जो डेली लाइफ में काम करते हैं, जैसे अब अपनी बात करें तो हमारा जो मास आएगा यहां पे देखिए, इसी फॉर्मूले को फील कर रहे हैं हमने। हमारा जो रेस्ट मास होगा हम पहले उसको यहां पे लिखेंगे, जो हमारा रेस्ट मास था। जब मूव करें तो मूविंग मास हमने निकालना है। मान लो आपका 100 kg, मान लेते हैं 100 kg यहां पे आया, कितनी ही ज्यादा स्पीड हो सकती है हमारी, मान लो हमारी ज्यादा से ज्यादा स्पीड है, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चे ये वाली टर्म को देखना है यहां पे। तो अगर इस टर्म को मैं देखता हूं 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, अगर आपकी 100 की स्पीड है तो 100 का आपने स्क्वायर कर दिया, हो गया 10,000। मगर 10,000 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट से। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो हो जाएगा 9 × 10⁻16। एक छोटी टर्म को आप एक बहुत बड़ी टर्म से क्या कर रहे हो, डिवाइड। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा यहां पे वो क्या आएगा, बहुत छोटा। और एक में से बहुत छोटा निकालना नहीं निकालने के बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो मास है, हम लोग उसी मूविंग मास भी वही लेते हैं और रेस्ट मास भी वही लेते हैं। मगर यहां पे चार्ज के केस में देखो क्या होने वाला है, उसको हम लोग यहां फील करेंगे। अगर मैं बात करूंगा यहां पे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो हमें पता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻³ kg के बराबर है। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, छोटी सी फोर्स लगाता हूं, F = 1 न्यूटन। मैं यहां पे देखूंगा कि इसमें कितनी एक्सेलेरेशन आती है। तो यहां पे बच्चे F = m में हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर A = F/m, ठीक है। F कितनी फोर्स लगाई है आपने, 1 न्यूटन को डिवाइड करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। अब ये पावर है -31, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो 10⁻31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने यहां पे ये नोट किया कि हमने सिर्फ 1 न्यूटन, इतनी पिद्दू सी फोर्स लगाई, उससे देखा हमने कितनी ज्यादा एक्सेलेरेशन आ रही है। जब ये चीज ज्यादा होगी तो इसका मतलब, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो v है चार्जेस के केस में, ये सिग्निफिकेंट टू स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है। तो उस टाइम पे जो मास होगा, मास चेंज होगा, मगर चार्ज चेंज नहीं होगा। मास चेंज होता है, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। यहां हम लिख सकते हैं मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, मगर कब, when speed is significant to speed of light, speed of light। जब स्पीड ऑफ लाइट के सिग्निफिकेंट है, मतलब उसके आसपास है, तो यहां पे ये जो फैक्टर है हमारे पास, जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये और ये लगभग आसपास होंगी, ठीक है। और आपको पता है कभी भी c से तो कोई चीज तेज भागती नहीं है, तो ये टर्म हमेशा बड़ी होने वाली है। यहां रिजल्ट आपके पास 1 से कम ही आएगा, मगर 1 के आसपास आएगा तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां पे हमने ये सीखा कि चार्ज क्या है, डिपेंड नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मगर मास डिपेंड करता है। तो यहां पे हम लोगों ने सीखी यहां पे प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हम लोगों ने चार्ज के। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, ठीक है, कि कैसे हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करने उसके मेथड्स भी, मेथड्स की कौन कौन मेथड्स हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो पहले हमें पता होना कि चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी को चार्ज करना क्या होता है वो हम लोग यहां पे सीखने वाले। अगर मैं किसी भी बात करूं, ऑल मैटर्स
आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। किसके बना होता है मैटर? कोई भी चीज है एटम्स की बनी हुई है। और हमें पता है कि अगर एक एटम है, अभी हम लोगों ने देखा, ये अगर आप एक एटम ले रहे हो यहां पे, तो बच्चे एक एटम में आपके पास रहता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब यहां पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास रहते हैं प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें, यहां ध्यान दें तो यहां पे अगर आपको चार्ज करना है किसी बॉडी को, तो चार्ज करने का मतलब होता है बच्चों कि ट्रांसफर करना है आपने, या एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी है हमारे पास एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है भाई, यहां पे ज्यादा जोर लगेगा हम लोगों को, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बॉडी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए बॉडी, या फ्रॉम इट, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लो ये कोई एक बॉडी है आपके पास, तो हमें बताइए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो बाहर, मान लो आपने इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। मान लो इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, 100 नेगेटिव चार्ज था, 100 पॉजिटिव चार्ज था। अब आपने एक नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, अब 99 रह गए ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इस बॉडी को आपने क्या बना लिया? पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई जी हमारे पास। ठीक है, अब अगर एक बॉडी है आपके पास और इस बॉडी को आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो। अब पहले तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब आपने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इस बॉडी को आपने क्या कर दिया? नेगेटिवली चार्ज बना दिया, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो चार्जिंग करना क्या होता है? किसी बॉडी को ऐड करना, चार्ज देना और वहां से चार्ज निकालना, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब मैं यहां पे बॉडी की बात कर रहा हूं, तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि बॉडीज कितने टाइप्स की हैं और कौन कौन सी बॉडीज होती हैं हमारे पास। तो यहां पे अब हम देखेंगे बॉडीज। तो बच्चे हमारे पास यहां पे दो तरह की बॉडीज होंगी, एक होंगी कंडक्टिंग बॉडीज, कंडक्टिंग बॉडीज, और दूसरी होंगी हमारे पास नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। अब इनको फील करना है हमने, कंडक्टिंग बॉडीज क्या है और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज क्या है। हमारे पास दो तरह की बॉडीज होती हैं जिनके साथ हमें यहां पे डील करना है। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी, नाम से ही पता लग रहा है, दोज बॉडी विच अलो द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड देम, जो अलो करती हैं कि उनके अंदर से चार्ज फ्लो हो जाए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, कंडक्टिंग में लिख सकते हैं कि दोज बॉडीज which allow the flow of charge inside them, जो अलो करती हैं कि चार्ज उनके अंदर से फ्लो हो सके। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं
मेटल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। मेटल्स को अगर आयरन की अगर आप लोग राड लो तो एक पॉइंट से देखोगे दूसरे पॉइंट पे, अगर वो किसी के साथ कनेक्ट है, वायर के साथ कनेक्ट है, तो दूसरे एंड पे भी आपको करंट लगेगी। जैसे हमारी बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर आप लोगों को चेक करना होगा तो आप किसी प्लग में हाथ डाल के देख सकते हो, खुद ही फील हो जाएगा कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो कंडक्टिंग बॉडीज वो होंगी जो चार्ज को अलो करेंगी, और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज आर दोज बॉडी which does not allow flow of charge inside them, जो अलो ही नहीं करती। अगर वहीं कहीं पे अपना चार्ज दे दिया उनको तो वहीं पड़ा रहेगा, कहीं जाएगा ही नहीं, वो अलो ही नहीं करती चार्ज को चलना, अपने अंदर से नहीं अलो करती हैं। जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल आ गई प्लास्टिक, रबर, ठीक है, ये आपके पास आ गई नॉन कंडक्टिंग बॉडीज। जैसे कंडक्टिंग बॉडीज को आप कंडक्टर्स भी बोलते हो, और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को आप इंसुलेटर, ठीक है। तो ये दो तरह की बॉडीज होती हैं हमारे पास, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडी। थोड़ा सा और फील करेंगे इनको हम लोग यहां पे कि क्या होगा अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे। सबसे पहले अगर बच्चे मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिंग बॉडी, तो यहां पे हम लोग देखते हैं अभी कि कैसे एक कंडक्टिंग बॉडी को अगर मैं कोई चार्ज देता हूं तो चार्ज की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देता हूं तो उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहां पे मान लो एक कंडक्टिंग बॉडी लेता हूं, मान लो ये आपके पास क्या है, एक मेटल का स्फीयर लिया हमने यहां पे, ठीक है। ये क्या है आपके पास मेटल, क्योंकि इसको मेटल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं कंडक्टिंग बॉडी ले रहा हूं, तो मेटल क्या आपके पास कंडक्टिंग बॉडीज में आता है। अभी इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मान लो इसको मैंने 3 पॉजिटिव चार्ज दिए यहां पे। अब जैसे ही मैंने यहां पे इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज रखे, हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होने वाली है, रिपल्शन। तो विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड ये चार्ज इस तरह से इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी कि ये मैक्सिमम सेपरेशन पे रहना चाहेंगे, क्योंकि हर एक बॉडी चाहती है कि क्या मिले उसको, स्टेबिलिटी। तो ये दूर दूर रहना चाहेंगे, अंदर तो पहली चीज नहीं रहेंगे क्योंकि अंदर ज्यादा रिपल्शन होगी, तो हमेशा सरफेस पे ही रहेगा यहां पे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि विद इन 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज होगा, हमेशा जो चार्ज क्या है, स्टैटिक चार्ज ऑलवेज स्टे ऑन द सरफेस, हमेशा सरफेस पे रहेगा। इनसाइड क्यों नहीं रहता, इनसाइड इसलिए रहता ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, म्यूचुअल रिपल्शन, ठीक है, कि इनसाइड चार्ज स्टे नहीं करता। क्यों नहीं करता, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन। कौन सा चार्ज, एक्सेस चार्ज, क्योंकि इसके पास पहले जो चार्ज था वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, है ना, आपने इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज दिया, ठीक है। तो एक्सेस चार्ज हमेशा याद रखना है कि जो आपका एक्सेस चार्ज है वो कहां रहेगा, हमेशा सरफेस के ऊपर। तो ये जो चार्ज है, जैसे आपने इसको चार्ज दिया तो ये अपने आप को 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर ही एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को मैक्सिमम सेपरेशन पे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 120 डिग्री के एंगल्स पे रहेंगे यहां पे, ठीक है। क्यों रहेंगे 120 डिग्री के एंगल के, क्योंकि टोटल आपके पास 360 डिग्री है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इनके पास यही है। तो कंडक्टिंग के केस में आपने हमेशा याद रखना, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। क्यों रहता है, अंदर क्यों नहीं रहता, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन। अब अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टिंग बॉडी की, यहां पे अगर मैं एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी लेता हूं और उसके ऊपर चार्ज देता हूं तो फिर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। यहां पे मान लो ये आपने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया इस तरह से, ये क्या आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है।
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमने पता कि जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है वो अलो ही नहीं करती चार्ज को। तो अगर आपने यहाँ पे कोई एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज रख लिया यहाँ पे मान लो, तो बच्चे चार्ज यहीं का यहीं रहेगा, या अंदर दे दिया आपने इसको चार्ज तो अंदर का अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये बॉडी अलो ही नहीं करती चार्ज को, चार्ज इसके अंदर चलेगा ही नहीं। तो चार्ज कैन स्टे एनीवेयर, चार्ज कैन स्टे एनीवेयर, कहीं पे भी रहेगा, इसमें इनसाइड भी रहता है, सरफेस पे भी रहेगा, जहां आप दोगे वहीं पे रहेगा, क्योंकि ये अलो ही नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारी ब्रांच है उसको हम लोगों ने पढ़ा, और उसमें से भी हम लोगों ने कौन सी ब्रांच पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में क्योंकि हमें पूरा चार्ज के बारे में पढ़ना, तो हमने यहाँ पे चार्ज को डिस्कस किया, चार्ज क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, फिर चार्जिंग क्या होती है वो हमने यहाँ पे देखा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडीज भी देखी। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके मेथड्स, कैसे हम किसी बॉडी को चार्जिंग करते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।